गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम हम 4 केस स्टडीज़ पढ़ चुके थे। आज हम 5th केस स्टडी करेंगे। देखिए इसमें इन्होंने कहा है अ टेलीफोन डायरेक्टरी कॉमनली कॉल्ड अ टेलीफोन बुक, टेलीफोन एड्रेस बुक, फोन बुक और द वाइट पेजेस इज अ लिस्ट ऑफ टेलीफोन सब्सक्राइबर्स इन अ जोग्राफिकल एरिया। देखिए इसमें उन्होंने कहा जो टेलीफोन डायरेक्टरी होती है उसको हम टेलीफोन बुक भी बोलते हैं, टेलीफोन एड्रेस बुक भी बोलते हैं, फ़ोन बुक भी बोलते हैं और वाइट पेजेस भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये लिस्ट होती है सारे के सारे सब्सक्राइबर्स की किसी एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में। क्लियर है? अच्छा बच्चों देखो पहले ऐसे होता था कि हर एरिया की ना एक टेलीफोन डायरेक्टरी बनती थी और वो सबको फ्री में मिलती थी। वो गवर्नमेंट क्या करती थी, अपने हैंड पर अपनी साइड से करती थी। क्लियर है? आजकल ऐसा नहीं होता है क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो कनेक्शंस हैं वो सारे के सारे प्राइवेट है और प्राइवेट फर्म्स ऐसा कोई काम नहीं करती है, गवर्नमेंट करती थी। गवर्नमेंट क्या करती थी, टेलीफोन डायरेक्टरी बनाती थी एक पर्टिकुलर एरिया की। मान लीजिए उन्होंने शादरा की टेलीफोन डायरेक्टरी बनाई तो उसमें शादरा के जितने भी सब्सक्राइबर होंगे उनका फ़ोन और एड्रेस उसमें लिखा हुआ होता था। सही है? अब देखिए इसमें उन्होंने कहा है राहुल अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, राहुल जो है स्टूडेंट है क्लास 9th का, हैज़ अ टेलीफोन डायरेक्टरी, उसके पास एक टेलीफोन डायरेक्टरी है। ऑन वन पेज ऑफ अ टेलीफोन डायरेक्टरी देयर आर 154 नंबर्स, एक पेज के ऊपर 150 फ़ोन नंबर है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर डिजिट इज गिवन बिलो, और उनका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें दिया हुआ है। ये बच्चों हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है दिया हुआ है 150 टेलीफोन नंबर्स का। देखिए जितने भी आपके पास टेलीफोन नंबर है उन सब की सिर्फ हमें यूनिट डिजिट बताइए। सही? 10 ऐसे टेलीफोन नंबर हैं जिनकी यूनिट डिजिट 0 है, 20 ऐसे टेलीफोन नंबर है जिनकी यूनिट डिजिट 1 है, 15 ऐसे टेलीफोन नंबर है जिनकी यूनिट डिजिट 2 है, 10 ऐसे टेलीफोन नंबर है जिनकी यूनिट डिजिट 3 है, 20 ऐसे हैं जिनकी यूनिट डिजिट 4 है, 20 ऐसे हैं जिनकी यूनिट डिजिट 5 है, 10 ऐसे हैं जिनकी यूनिट डिजिट 6 है, 15 ऐसे हैं जिनकी यूनिट डिजिट 7 है, 15 ऐसे हैं जिनकी यूनिट डिजिट 8 है, 15 ऐसे हैं जिनकी यूनिट डिजिट 9 है। क्लियर है? तो देखिए राहुल जो है एक 9th क्लास का स्टूडेंट है, उसने एक पेज टेलीफोन डायरेक्टरी का देखा, उसमें टोटल 150 टेलीफोन नंबर्स थे और उन्होंने क्या किया, उसकी यूनिट प्लेस डिजिट देखी क्या है, यूनिट डिजिट जो है टेलीफोन नंबर्स की वो देखी। तो 0 यूनिट डिजिट 10 टेलीफोन नंबर्स की थी, ऐसे ही 1 यूनिट डिजिट 20 टेलीफोन नंबर की थी। और सिमिलरली ये आपको टेबल दी हुई है। अब इस टेबल के बेसिस पर आपको जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। अब देखिए इसमें उन्होंने कहा है वन ऑफ द नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द पेजेस। पहला, अब आपको क्या बताना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यूनिट डिजिट ऑफ द चूजन नंबर इज लेस देन 3। क्लियर है? देखिए इसमें उन्होंने कहा है 150 टोटल टेलीफोन नंबर है, उसमें से एक पर्टिकुलर टेलीफोन नंबर उसने सेलेक्ट किया। क्या प्रोबेबिलिटी है जो टेलीफोन नंबर उसने सेलेक्ट किया है उसकी यूनिट डिजिट 3 से कम हो, 3 से कम हो। 3 से कम मतलब या तो यूनिट प्लेस डिजिट उसकी 2 होगी या 1 होगी या फिर 0 होगी। 2 वाले कितने टेलीफोन नंबर है? 15, 1 वाले 20 और 0 वाले 10। इन सबको टोटल कर लीजिए तो कितना आएगा 30 और ये आ जाएगा 45। सही? तो अब इसमें उन्होंने कहा है यूनिट डिजिट जो है लेस देन 3 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इन तीनों का सम अपॉन टोटल, क्योंकि यही तो फेवरेबल होंगे। 45/150, 15 से कैंसिल आउट कर दीजिए इसे,
तो 3/10 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? देखिए इसने कहा एक टेलीफोन नंबर उन्होंने सेलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है उस टेलीफोन नंबर को जिसको उन्होंने सेलेक्ट किया है उसकी यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो लेस देन 3 हो। लेस देन 3 मतलब यूनिट प्लेस डिजिट या तो 2 होगी या 1 होगी या फिर 0 होगी। तो इन सबको जोड़ लिया, ये फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। कितने हो गए? 45। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 150। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 45/150। और जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो आंसर आ जाएगा 3/10। तो देखिए इसका ए आंसर आ जाएगा। ए आंसर क्या है? 3/10। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी डेट द यूनिट डिजिट ऑफ द चूजन नंबर इज लेस देन 4। अब वो कहते हैं जो उन्होंने टेलीफोन नंबर सेलेक्ट किया है क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी यूनिट डिजिट जो है वो क्या हो? लेस देन 4 हो। यूनिट डिजिट जो है लेस देन 4 हो। सही? तो इसका मतलब यूनिट डिजिट 3, 2, 1 और 0 को हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। इसमें उन्होंने कहा है यूनिट डिजिट इज लेस देन 4, मतलब यूनिट डिजिट जो है वो लेस देन 4 होनी चाहिए। तो लेस देन 4 देखिए 1, 2, 3 और 4, इन चारों फ्रीक्वेंसीज को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 10 और 20 हो गए 30, 45 और ये आ गया 55। तो आंसर आ जाएगा 55/150। कर दीजिए इसको कैंसिल आउट 5 से, तो 11/30 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट उन्होंने कहा है द प्रोबेबिलिटी डेट यूनिट डिजिट ऑफ द चूजन नंबर इज ग्रेटर देन 8। इसमें उन्होंने कहा यूनिट डिजिट जो है चूजन नंबर की वो क्या हो? ग्रेटर देन 8 हो। यूनिट डिजिट इज ग्रेटर देन 8। अब देखिए यूनिट डिजिट जो है वो लेस देन ग्रेटर देन 8 होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन 8 यूनिट डिजिट क्या होगी? 9। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 15/150। तो आंसर आ जाएगा 1/10। अब देखिए फोर्थ में उन्होंने कहा है द प्रोबेबिलिटी डेट यूनिट डिजिट ऑफ द चूजन नंबर इज लेस देन 6। क्या प्रोबेबिलिटी है जो यूनिट डिजिट है टेलीफोन नंबर की वो लेस देन 6 हो? तो देखिए लेस देन 6 कौन कौन से नंबर्स होते हैं? 5, 4, 3, 2, 1 और 0। तो इनकी फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा? 30, 45, 55, 75 और ये 95। तो 95/150 आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट इज लेस देन 6। सही? तो कितना आ जाएगा? 95/150। इसे आप देख लीजिएगा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए तो आएगा 90/30 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन जो है नॉर्मली आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पर। ये इसे हमने यूनिट 6 बोल दिया है, 5 हम कर चुके हैं तो अब ये 6 हो गई। अब देखिए इसमें उन्होंने कहा है DPS स्कूल प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन टू गर्ल स्टूडेंट्स फ्रॉम वीकर सेक्शन। अब देखिए इन्होंने कहा DPS स्कूल जो है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है किनको? गर्ल्स स्टूडेंट को जो कि वीकर सेक्शन से बिलोंग करती है। द लोकल बॉडी ऑफ अ टाउन वांट्स टू ओपन अ DPS स्कूल इन द टाउन फॉर विच अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ABCD एज शोन इन फिगर इज वेरी सुटेबल। अब देखिए जो लोकल बॉडी है वो अपने एरिया में एक DPS स्कूल खोलना चाहती है
और उसके लिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ABCD, उसका नाम है, सही। वो मैं आपको फिगर में दिखा दूंगा और वो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है स्कूल के लिए। बट दिस प्लॉट बिलोंग्स टू सोहनलाल, मगर ये प्लॉट किसको बिलोंग करता है? सोहनलाल से। सोहनलाल एग्री टू एक्सचेंज इट विद ट्रायंगुलर प्लॉट PQR एज शोन इन द सेम फिगर। अब देखिए सोहनलाल जो है अपना ये रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है ABCD वो छोड़ने को तैयार है, और बदले में वो एक ट्रायंगुलर प्लॉट PQR जो कि फिगर में दिखा रखा है वो लेने को तैयार है, सही। तो बच्चों क्वेश्चन को आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, इवन आप 2 बार पढ़ लो तो ज़्यादा बेटर है। अब देखिए ये वाला जो प्लॉट है ये सूटेबल है स्कूल बनाने के लिए। अब सोहनलाल का ये प्लॉट है, वो इसके बदले, इस ABCD प्लॉट के बदले ये प्लॉट लेने को तैयार है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, हमें C के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये आपसे इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, A और Q के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं पहले, CA एंड Q। देखिए किस किस के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, CA और Q, इन तीन के हमें कोऑर्डिनेट जो है फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए C यहाँ पर पॉइंट आपको दे रखा है, इसका x कोऑर्डिनेट देखने के लिए हम x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल देंगे, सही। तो वो कहाँ डल रहा है? 8 पर डल रहा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 8। और इसका y कोऑर्डिनेट देखने के लिए हम y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो वो कहाँ आ रहा है? 9 पर। तो C के कोऑर्डिनेट्स हो गए 8,9। क्लियर है? तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बच्चों? 8,9। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, अब हमें निकालने A के कोऑर्डिनेट्स। A ये है, सही। x कोऑर्डिनेट देखने के लिए A पॉइंट का हम x एक्सिस पर क्या करते हैं? परपेंडिकुलर डालते हैं, तो वो कहाँ डल रहा है? 3 पर। और y कोऑर्डिनेट देखने के लिए y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो वो डल रहा है 6 पर। तो ये कितना आ जाएगा? 3,6। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 3,6। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमें निकालने कोऑर्डिनेट्स किसके? Q के, सही। अगर आप x पे परपेंडिकुलर डालते हो तो वो आ रहा है 6, और अगर आप y पर परपेंडिकुलर डालते हो तो वो आ रहा है 4। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 6,4। तो देखिए क्वेश्चन ना केस स्टडी के काफ़ी इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा ढंग से अच्छे तरीके से जो है क्वेश्चन को, या जो पैराग्राफ आपको दिया है, स्टेटमेंट दी हुई है, डेफिनेशन दिया है, उसको पढ़ना है। क्लियर है? तो ये तो बच्चों पहले 3 पार्ट्स हैं। अच्छा 4th पार्ट में इन्होंने कहा है आपको एरिया निकालना है, किसका? रेक्टेंगल का। इस रेक्टेंगल का हमें क्या करना है? एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, सही। तो लेंथ हम ले लेते हैं AB और ब्रेथ ले लेते हैं BC। क्लियर है? अब देखो A से परपेंडिकुलर डालो और B से परपेंडिकुलर डालो। अब देखिए 3 पे डल रहा है A का परपेंडिकुलर और B का परपेंडिकुलर डल रहा है 8 पर। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी? 1 2 3 4 5, या 8 में से 3 माइनस कर लीजिए, तो लेंथ कितनी आ गई इसकी? 5 यूनिट, सही। अब हमें निकालनी है ब्रेथ। ब्रेथ में ले लेता हूँ BC ले लो या AD ले लो, एक ही बात है। तो देखिए C से जब आप परपेंडिकुलर डालोगे तो वो 9 पर डल रहा है, B से जब परपेंडिकुलर डालोगे वो 6 पर डल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी यूनिट है? ये 3 यूनिट है। तो 5 × 3 कितना आ जाएगा? 15 यूनिट स्क्वायर। क्लियर है? तो 15 यूनिट स्क्वायर जो है किसका एरिया होगा? इस रेक्टेंगल का एरिया होगा। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना, कई बार ना आपको उन्होंने स्केल दिया होता है कि यहाँ पे 1 यूनिट जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो आप 15 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख कर आओगे। कई बार वो देते हैं 1 यूनिट जो है वो 1 मीटर के बराबर है, तो आप 15 मीटर स्क्वायर जो है वहाँ पर एरिया लिख कर आओगे। क्लियर है? अच्छा अब हमें निकालना है इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड आउट करना है QPR।
वो क्या होता है, हाफ बेस हो गया पी आर और हाइट हो गई क्यू एम। तो अब देखिए पी आर कैसे निकालोगे, पी जो पॉइंट है वह है 4,0 और आर का जो पॉइंट है वो है बच्चों 8,0। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 4 यूनिट। अब देखिए क्यू एम, क्यू से आप परपेंडिकुलर डालो तो डल रहा है 4 पर, एम से तो 0 पे ही डलेगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 4 यूनिट। तो कितना आ गया ये 2, 8 यूनिट स्क्वायर आंसर आ गया। क्लियर है? ये 4th पार्ट है और ये 5th पार्ट है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ रहा है 15 यूनिट स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल आ रहा है 8 यूनिट स्क्वायर। इसका मतलब सोहनलाल को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है एक तरीके से। क्यों, वो कितना एरिया छोड़ रहा है, 15 यूनिट स्क्वायर, और कितना एरिया ले रहा है, 8 यूनिट स्क्वायर। सही। हाँ ये हो सकता है इन केस के भाई, हो सकता है ये पॉश एरिया में हो, ये थोड़ा एवरेज एरिया में हो। सही। तो कई बार क्या होता है, अगर हम ज़मीन पॉश एरिया में लेते हैं तो छोटी ज़मीन भी महंगी आती है। क्लियर है? अब देखिए, अब हम चलते हैं यूनिट 7। ये हमारी 7th केस स्टडी है। इसमें उन्होंने कहा है ग्रीन क्लीनिंग रेफर्स टू यूजिंग क्लीनिंग मेथड एंड प्रोडक्ट्स विद एनवायरमेंटली ingredients and producers which are designed to preserve human health and environment quality. सही। To preserve the environmental and do in this manner रमेश made a slide. सही। चलो देखो यहाँ से मेन बात स्टार्ट होती है। इसमें उन्होंने कहा रमेश ने जो है मेड अ स्लाइड, उसने एक स्लाइड बनाई है किसके ऊपर, पार्क के अंदर, विच इज सिचुएटेड इन हिज सोसाइटी, जो कि उसकी सोसाइटी में सिचुएटेड है। सही। इस कोज के लिए ऊपर जो कोज दिया हुआ है उसके लिए रमेश क्या करता है, एक स्लाइड बनाता है किसमें, पार्क के अंदर, जो कि उसकी सोसाइटी के अंदर है। वन ऑफ इट्स स्लाइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड, और उसकी जो स्लाइड की वॉल है उसको पेंट किया गया है इन द सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ द स्लाइड ऑफ द वॉल्स आर, अब देखिए जो स्लाइड आपको दे रखी है वॉल की, उसकी डायमेंशन दे रखी है 15 मीटर बाई 11 मीटर बाई 6 मीटर। देन गिव आंसर द क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट द फिगर। अब देखिए आपको इस फिगर को देखकर नीचे के आंसर देने हैं। देखिए रमेश ने क्या किया है, एक स्लाइड बनाई है, उसकी 3 वॉल्स हैं और तीनों की आपको डायमेंशन दे रखी है। एक है 11 मीटर, एक है 6 मीटर और एक है 15 मीटर। अब देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने पूछा है वो पूछा है फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। सही। आपको जो है सेमी पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल का। तो मैं नाम दे देता हूँ ट्रायंगल का ABC। सही। तो कैपिटल A के अपोजिट जो साइड होती है वो होती है स्मॉल a, कैपिटल B के अपोजिट जो साइड होती है स्मॉल b, कैपिटल C के अपोजिट जो साइड होती है वो होती है स्मॉल c। अब देखिए S का क्या फार्मूला होता है, वो होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो अब देखिए a कितना दे रखा है 15, b दे रखा है 6 और c दे रखा है 11। तो 15 प्लस 6 प्लस 11 बाई 2 तो कितना आएगा 32 बाई 2, कितना जाएगा 16 मीटर। तो ये बच्चों सेमी पेरीमीटर आ गया किसका, इस ट्रायंगल का। क्लियर है? तो ये बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट था। अब देखिए सेकंड
पार्ट में लिखा है राइट द टाइप ऑफ ट्रायंगल इन द क्वेश्चन। आपको बताना है ये ट्रायंगल किस शेप का है। तो देखिए इसकी तीनों साइड्स अलग है, तो इस तरह के ट्रायंगल को हम बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? स्केलन ट्रायंगल। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल। अब आपको क्या करना है, इस वॉल का जो है एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर है? इसका हमें क्या करना है बच्चों, एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। तो एरिया निकालने के लिए बच्चों एक तो फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, उसके लिए ऑल्टीट्यूड आपको पता होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए तीनों साइड्स दे रखी हैं सिर्फ, तो हम क्या करते हैं, हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हैं। हीरोन्स फार्मूला में सबसे पहले हम बच्चों एस निकालते हैं। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो ये दे रखा है ए, ये दे रखा है बी और ये दे रखा है सी। तो ए हो गया 15, बी हो गया 6 और सी हो गया 11/2। तो 32/2 कितना आ गया, 16। सही। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। वो क्या होगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखिए एस कितना दे रखा है, 16, फिर 16 माइनस ए, 16 माइनस बी, 16 माइनस सी, 16 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 5। तो देखिए 16 के तो फैक्टर हो गए 4 इंटू 4, 10 के हो गए 5 इंटू 2 और ये हो गया 5। तो इसमें से 4 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, तो 20√2 मीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया। तो ये हमारा एरिया है किसका बच्चों, ट्रायंगल ए बी सी का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंट इफ द प्राइस इज 8 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसे आपको पेंट करना है और इसका पेंट करने का जो खर्चा है वो 8 रुपये पर मीटर स्क्वायर है। तो कितना खर्चा आएगा। सही। तो एरिया आपको याद है कितना था, 20√2 था शायद। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो था 20√2 मीटर स्क्वायर। अब देखिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर वो कितनी दे रखी है, ₹8। देयरफॉर टोटल एक्सपेंडिचर वो कितना आएगा, 8 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। तो √2 की वैल्यू देख लेना आपको क्या दे रखी है, उससे मल्टीप्लाई करके आपका रुपीज़ में जो आंसर आ जाएगा। क्लियर है। शायद ये आ रहा है 224 के आसपास आ रहा है, 224 रुपीज़ जो है हमारा आंसर यहाँ पर आएगा। सही। 226 आ रहा होगा, देख लेना वो तो वैसे बच्चों जो आपको √2 की वैल्यू दी हो। अब देखिए आगे उन्होंने कहा राइट द फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमने ये बी वाला फार्मूला यूज किया था, इसे क्या बोलते हैं हम, हीरोन्स फार्मूला। इस फार्मूले का नाम क्या होता है बच्चों, हीरोन्स फार्मूला। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट 8 पर। इसमें उन्होंने कहा है with the increase in the fuel prices the price of consumer product increases because oil is an essential component of the industrial and manufacturing sector. Also petrol and diesel is used for the transportation of goods, thus creating an inflationary pressure.
देयर आर टू स्टेटमेंट विच बेस्ड ऑन पेट्रोल एंड CNG गैस गिवन बिलो। अब देखिए इसमें उन्होंने कहा है विद इंक्रीज इन फ्यूल प्राइजेस, सही, इंक्रीज इन फ्यूल प्राइजेस के कारण जितने भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस भी जो है वो इंक्रीज होती है, सही। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, क्योंकि जितने भी फ्यूल्स हैं वो सारे के सारे इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, तो अगर फ्यूल की प्राइस बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो भी बढ़ती है। यहाँ तक क्लियर है। और दूसरा, जितने भी गुड्स वगैरह बनते हैं वो सारे के सारे फ्यूल से ही हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो फ्यूल के प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बढ़ेगा और वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही पे करना पड़ता है, सही। अच्छा, अभी इन्होंने कहा देयर आर टू स्टेटमेंट विच बेस्ड ऑन पेट्रोल एंड CNG गैस गिवन बिलो। अब आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखी हैं और वो दोनों की दोनों किसके ऊपर बेस्ड है, पेट्रोल और CNG गैस के ऊपर बेस्ड है। स्टेटमेंट 1 देखो, इसमें उन्होंने कहा है एवरी 6 मंथ, हर 6 मंथ में प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़ पर लीटर, मतलब हर 6 महीने में 4 रुपये पर लीटर जो है पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है। टेकिंग प्राइस ऑफ पेट्रोल इन दिसंबर 2011 एज X एंड प्रेजेंट प्राइस ऑफ पेट्रोल एज Y। अब हमें क्या करना है, 2011 का जो पेट्रोल का प्राइस है वो तो हमें X लेना है और जो प्रेजेंट पेट्रोल का प्राइस है वो Y रुपीज़ लेना है। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है ड्यू टू कंटिन्यूस राइज इन द पेट्रोल प्राइस पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स CNG। सही, अब पेट्रोल का प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, CNG की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स CNG हुज प्राइस इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 3 रुपीज़ पर लीटर इन अ ईयर। अब देखिए CNG का जो रेट है वो 3 रुपये पर लीटर के हिसाब से बढ़ रहा है, सही। तो आप ये ध्यान रखना, पेट्रोल जो है वो हर 6 महीने में 4 रुपये पर लीटर के हिसाब से बढ़ रहा है, सही। और मैं भी लिख लेता हूँ कहीं भूल ना जाऊँ, पेट्रोल का प्राइस जो है, आप भी लिख लीजिए, पेट्रोल का प्राइस जो है 4 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से एवरी 6 मंथ में बढ़ रहा है। और हमें क्या करना है, 2011 में तो X रुपीज़ का पेट्रोल दे रखा है और प्रेजेंट में दे रखा है Y रुपीज़, उसकी कॉस्ट दे रखी है, सही है। और CNG जो है वो 3 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से बढ़ रही है एवरी ईयर। सो गिव आंसर ऑफ द क्वेश्चन बाय रीडिंग द अबाउ स्टेटमेंट। अब देखिए, अब हमें दोनों स्टेटमेंट को पढ़ते हुए इनके आंसर देने हैं। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अ लीनियर इक्वेशन शोइंग अमाउंट स्पेंट ऑन पेट्रोल इन दिसंबर 2012। अब देखिए, अब आपको बताना है दिसंबर 2012 में पेट्रोल का जो प्राइस होगा वो क्या होगा, वो आपको बताना है। क्लियर है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है पेट्रोल का जो प्राइस है वो 2011 में कितना था, सही है। ये हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट से देख लेते हैं। दिसंबर 2011 में पेट्रोल का प्राइस X रुपये था और एट प्रेजेंट दिसंबर 2012 में आपको बताना है कितना होगा। क्लियर है बच्चों। देखिए, दिसंबर 2011 में पेट्रोल का जो प्राइस था वो ₹X था और हर 6 महीने बाद 4 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, सही। तो दिसंबर के 6 महीने बाद, सही, क्या आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब
मई 2012 में जो पेट्रोल का प्राइस होगा वो होगा x प्लस 4 रुपीज़ पर लीटर। सही। अब उसके और 6 महीने बाद, मई के 6 महीने बाद क्या आएगा बच्चों? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मतलब दिसंबर 2012 में पेट्रोल का प्राइस 4 रुपये पर लीटर और बढ़ जाएगा। अभी कितना? x प्लस 4, 4 और बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? x प्लस 8 रुपीज़ पर लीटर। क्लियर है? अब ये जो है किसके बराबर है? y के बराबर उन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई? x प्लस 8। y की वैल्यू क्या आ गई? x प्लस 8। तो अब देख लीजिए इसमें कौन सा रिलेशन होगा? C इसका ऑप्शन होगा। क्लियर है? अब देखिए सेकेंड पार्ट में उन्होंने कहा है इफ x इज इक्वल टू 3, अगर मैं x को 3 ले लेता हूँ तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो रख दीजिए यहाँ पे x को 3, तो y कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो y कितना आ जाएगा बच्चों? 11। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट किससे रिलेटेड थी? CNG से। फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन टेकिंग द प्राइस ऑफ CNG इन दिसंबर 2012 एज B। देखिए इसमें उन्होंने कहा दिसंबर 2012 में हमें जो CNG का रेट दे रखा है वो दे रखा है 20 रुपीज़ दे रखा है, 20 रुपीज़ पर लीटर। सही। अब देखिए हमें ये देखना है इनिशियली हमें कोई CNG का प्राइस दे रखा है, उसी से तो हम निकाल पाएंगे। अब देखिए इसमें उन्होंने कहा है देखो बच्चों यहाँ ना एक चीज़ मिसिंग है, वो आप लिख लीजिए। यहाँ पे उन्होंने कहा है दिसंबर 2011 में CNG का जो रेट है वो है A रुपीज़ पर लीटर। सही है। अब ये हर साल जो है 3 रुपये पर लीटर बढ़ रहा है, तो दिसंबर 2012 में कितना हो जाएगा? A प्लस 3 रुपीज़ पर लीटर के बराबर हो जाएगा। और ये उन्होंने किसके बराबर दे रखा है? दिसंबर 2012 का जो रेट है वो B के बराबर दे रखा है। तो B किसके बराबर आ जाएगा? A प्लस 3 के। तो बच्चों यहाँ पे C ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या कहा है, अगर A की वैल्यू 5 है तो A को यहाँ 5 रख दीजिए, तो B कितना आएगा? 5 प्लस 3 डेट मीन्स 8। सही। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या कहा है, अगर A की वैल्यू 11 है तो A को 11 रख दो, तो B कितना आ जाएगा? 14। क्लियर है? तो देखिए ये चीज़ ना मिसिंग थी, ये स्टेटमेंट में दे नहीं रखा, वो लिखना भूल गया होगा जिसने टाइप किया है क्वेश्चन, कि दिसंबर 2011 में जो CNG का रेट है वो है A रुपीज़ पर लीटर। अब वो हर साल 3 रुपये के हिसाब से बढ़ रहा है, तो दिसंबर 2012 में वो कितना हो जाएगा? पहले A था, 3 बढ़ गया तो आ जाएगा A प्लस 3 रुपीज़ पर लीटर। सही। और बाकी फोर्थ और फिफ्थ पार्ट जो है काफ़ी इजी है। अब देखिए नेक्स्ट है 9th केस स्टडी। इसमें उन्होंने कहा है प्लेग्राउंड्स ऑफर किड्स फ्रेश एयर, फ्रेंड्स, फन एंड एक्सरसाइज। प्लेग्राउंड जो होते हैं किड्स को क्या क्या देता है? फ्रेश एयर देता है, दोस्त देता है और
फन देता है और एक्सरसाइज करने का मौका देता है। बट इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर डैट फॉल्टी इक्विपमेंट, इम्प्रॉपर सरफेसेस एंड अनसेफ बिहेवियर डू नॉट रूइन द फन। मगर आपको ये देखना है वहाँ पर आप कोई फॉल्टी इक्विपमेंट ना हो, इम्प्रॉपर सरफेस ना हो, सही है, अनसेफ बिहेवियर ना हो जो कि मज़े को खराब कर दे। इन दिस ऑर्डर जयपुर नगर निगम अनाउंस्ड अ ऑनलाइन टेंडर फॉर अ लेवलिंग द रोड्स ऑफ द्वारका दास पार्क। अब इसके लिए जो जयपुर नगर निगम है उसने एक ऑनलाइन ऑर्डर दिया, किसके लिए? ग्राउंड्स को लेवल करने के लिए। अ कॉन्ट्रैक्टर विकी सेन गेट्स दिस वर्क फ्रॉम जयपुर नगर निगम। अब एक कॉन्ट्रैक्टर है विकी सेन, उसको काम मिला, सही, कहाँ का? जयपुर नगर निगम का ये काम उसको करने को मिला। ही हैज़ अ रोलर, उसके पास एक रोलर है और रोलर का जो डायमीटर है वो है 84 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ है 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस टू लेवल अ प्ले ग्राउंड। अब देखिए उसके पास जो रोलर है उसकी डायमेंशन मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी लिख लीजिए। उसकी जो डायमेंशन है, डायमीटर जो है वो दे रखा है 84 सेंटीमीटर और इसकी जो लेंथ है वो है 120 सेंटीमीटर और वो 550 रेवोल्यूशन लगाता है, तो वो पूरे के पूरे प्लेग्राउंड को क्या करता है? लेवल कर देता है। तो अब देखिए, अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहले इन्होंने कहा फाइंड द एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। देखिए जो रोलर होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, सही है। जब ये रोलर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा तो उसमें कितना एरिया प्लेन कर देगा? जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, सही है। तो एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, जो रोलर होता है एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा? जितना उसका कर्व सरफेस एरिया है। तो हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे। कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर एच। पाई तो होता है 22/7, सही है। आर डायमीटर हमें दे रखा है 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस उसकी आधी हो गई 42 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा मैं। और एच दे रखा है 120 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा? मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, सही, सॉल्व कर आंसर आ जाएगा। हमें आंसर जो है वो किस में निकालना है? मीटर स्क्वायर में निकालना है। तो ये आप कर लीजिएगा कि आंसर क्या आएगा। क्लियर है? देखिए ये रोलर जब एक बार घूमेगा तो कितने एरिया को ये प्लेन करेगा? जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। क्लियर है? अच्छा, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने कहा है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों सिलेंडर का? वो होता है 2 पाई आर एच। क्लियर है? आगे उन्होंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। आपको एरिया जो है प्लेग्राउंड का निकालना है। तो देखिए ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा है हमें एरिया जो है प्लेग्राउंड का निकालना है। तो इसे निकालने का तरीका देखिए, एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। तो देखिए एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड कैसे निकालेंगे। आप ये देखिए, जब वो 500 बार घूमता है, कितनी बार घूमता है? 550 बार घूमता है, तो वो पूरे एरिया को, प्लेग्राउंड को लेबल कर देता है। सही है? देखिए एक रोलर है, वो 550 रेवोल्यूशन जब करता है तो वो पूरे एरिया को, प्लेग्राउंड के लेबल कर देता है। तो अब आपको ये बताना है कि जो है एरिया कितना है प्लेग्राउंड का। तो उसको हम क्या लिखेंगे? 550 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर। क्लियर है? तो इसे बच्चों आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये होता है 2 पाई आर एच। आर कितना है? 42/100 और एच कितना है? 120/100।
देखिए जब रोलर एक बार घूमता है, एक रेवोल्यूशन पूरा करता है, तो उसमें जितना उसका कर्व सरफेस एरिया होता है उतने एरिया को प्लेन करता है। अब वो कहता है रोलर जो है 550 रेवोल्यूशन में पूरे एरिया को कवर कर देता है, लेवल कर देता है। तो इसका मतलब जो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड होगा वो कितना होगा 550 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है, इफ एरिया ऑफ वन रेवोल्यूशन, आपको एक रेवोल्यूशन का जो एरिया है वो इतना दे रखा है, देन फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। तो बच्चों वो तो काफी इजी है। देखिए अब वो कहते हैं अगर मान लीजिए एक रेवोल्यूशन का एरिया इतना है, तो आपको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। सही, वो कहते हैं एक रेवोल्यूशन में वो इतना एरिया कवर करता है, तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकालना है। टोटल कितनी रेवोल्यूशन कर रहा है वो, एक रेवोल्यूशन में इतने मीटर स्क्वायर एरिया वो कवर करता है, तो 550 रेवोल्यूशन में वो कितना एरिया कवर करेगा, इसको हम 550 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो मे बी ये आ रहा होगा शायद, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, देख लीजिएगा आप कितना आता है। सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज 3500 मीटर स्क्वायर। अब वो कहते हैं अगर मान लीजिए पूरे प्लेग्राउंड का एरिया 3500 मीटर स्क्वायर है, देन फाइंड द एरिया ऑफ वन रेवोल्यूशन। तो एक रेवोल्यूशन का एरिया हमें निकालना है यहां पर। क्लियर है? तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड है वो दे रखा है 3500 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड किसके बराबर होता है, वो होगा 550। अच्छा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इफ एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज दिस मच, हाँ द एरिया ऑफ वन रेवोल्यूशन। अच्छा अब इसमें देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इनटू सही CSA ऑफ रोलर, यही तो फॉर्मूला होगा बच्चों। क्लियर है? पहले बच्चों मैं ये देख लेता हूं कितनी रेवोल्यूशंस हो रहे हैं टोटल। बच्चों 550 रेवोल्यूशन नहीं है, 500 रेवोल्यूशन है। ये तो मैंने गड़बड़ कर दी। सही। देखिए इसमें थर्ड पार्ट में मैंने कहा एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 500 इंटू CSA ऑफ सही रोलर, ये कर लेंगे सॉल्व। इससे जो है एरिया ऑफ प्लेग्राउंड आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा बच्चों? सही। देखिए एक रेवोल्यूशन में वो जितना एरिया कवर करेगा वो उसके CSA के बराबर होगा। सही। तो 500 रेवोल्यूशन में जितना वो एरिया कवर करेगा वो क्या होगा 500 इंटू CSA ऑफ रोलर। तो CSA क्या होता है रोलर का, 2 पाई RH। क्लियर है? R और H की वैल्यू आप रख दीजिएगा। मैंने गलती से बच्चों 550 कर दिया था, 500 है ये और। सही। नेक्स्ट पार्ट में मैंने कहा इफ एरिया ऑफ वन रेवोल्यूशन इज 5.168 मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। तो हम क्या करेंगे, एक रेवोल्यूशन का एरिया इतना दे रखा है, तो इसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैंने कहा फिफ्थ में, इफ एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज 3500 मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द एरिया ऑफ वन रेवोल्यूशन। सही है? तो देखिए एरिया ऑफ प्लेग्राउंड दे रखा है 3500 मीटर स्क्वायर के, ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस वो दे रखा है 500 इंटू सही एरिया ऑफ वन रेवोल्यूशन।
सही। तो इसको इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 7 मीटर स्क्वायर जो है एरिया आ जाएगा 1 रेवोल्यूशन का। क्लियर है। बीच में मैंने गलती से 550 ले लिया था, आपको 500 रेवोल्यूशन उन्होंने दिए हुए हैं।